मायू स्पेशल। देखते ही देखते मायू का दिन आ पहुंचा था। आज उजाला को मायू बिठाया जा रहा था, जबकि अभिया को 2 दिन बाद मायू बिठाना था। इस दिन के बाद अभिया ने आयुष का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया और वो भी यही दुआ कर रही थी कि वो रिश्ता लेकर ना आए, क्योंकि वो जानती थी कि ये रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। घर में सभी कामों में मसरूफ़ थे। उजाला के बहुत इसरार करने पे फरहाद साहब ने रानिया को कुछ दिन पहले ही हवेली भेज दिया था, जबकि वो लोग बाद में आने का इरादा रखते थे। वानिया के किए की वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए थे, जबकि दादा जान ने भी कहा था कि इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। वानिया कोई बच्ची नहीं थी जो गलत में फ़र्क नहीं जानती थी, लेकिन फरहाद साहब की हिम्मत ही नहीं हो रही थी जाने की। इस वजह से सुरैया बेगम ने भी पहले आने से इनकार कर दिया था। हवेली को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ लाइटें, चारों तरफ फूलों की सजावट ऐसी थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। हवेली का हर फर्द अंदर बाहर काम में मसरूफ़ था। चारों तरफ खुशी का समा था। आखिर वो होती भी थी क्यों ना गांव के सरदार अमान शाह के पोता पोतियों की शादी थी। शाह आप अपना सूट कब लाएंगे? हयात हॉल में सजावट करवाते शाबे के पास आती बोली, जो आज के पहनने वाला अपना सूट नहीं लाया था। अभी बहुत टाइम है, थोड़ी देर तक जाता हूँ। इसके कहने पे हयात हाँ में सर हिलाती जाने लगी, जब शाविन ने इसका हाथ पकड़ती अपनी तरफ खींचा, जिससे वो एकदम इसके साथ आ लगी। शाह क्या कर रहे हैं? हम अपने रूम में नहीं हैं। हयात इधर उधर काम करते मुलाजमिन को देखती घबरा कर अपना हाथ छुड़ाते पीछे होने लगी। तुम मेरी बीवी हो, मैं जब चाहूँ तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। वो गंभीर लहजे में मुस्कुरा कर बोला, किसने मना किया कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? आपकी ही बीवी हूँ, लेकिन कुछ शर्म होती है, हर जगह अपना रोमांस स्टार्ट नहीं करते। इसने इसकी मजबूत गिरफ्तार से हाथ छुड़ाते सांस दिलाना चाहा कि वो लोग हॉल के बीचों बीच खड़े हैं। वो तो शुक्र है कि इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जब पहलू में मनपसंद बीवी हो तो अंदर से रोमांस खुद ब खुद आ जाता है। वो शरारत से इसकी तरफ झुका तो बुदक के पीछे हुई। अलबत्ता हाथ अभी भी इसकी गिरफ्त में था। हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा देखकर रज़िया बेगम गला खंगार के सर नीचे के ज़ेर लब मुस्कुराते दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। इनकी आवाज़ पे शाविन ने अपनी गिरफ्त हल्की की तो हयात जल्दी से अपना हाथ खींचती 2 कदम पीछे हुई, जबकि इसकी ये हरकत शाविन को बहुत नागवार गुजरी थी। वो कुछ भी बोले बगैर बाहर निकल गया। बेटा, मैं बोल रही थी कि तुम जाके ज़रा जाला को देखा हो, पता नहीं क्या कर रही है। मैंने रानिया को देखने भेजा था, लेकिन वो भी वहीं बैठ के रह गई। तुम देख आओ और उसे बता भी देना कि थोड़ी देर में मेहंदी वाली आती होगी। रज़िया बेगम के कहने पर वो हाँ में सर हिलाती ऊपर की जाने पड़ गई। अभी इसने दरवाज़ा ही खोला था, कमरे की हालत देखते इसका सर चकरा गया। पूरे कमरे में कपड़े, जूते, चूड़ी, पर्स बिखरे हुए थे। उजाला रानिया को चीज़ें झाँट झाँट के देती जा रही थी और रानिया इन्हें बड़े से बैग में डालती जा रही थी। उजाला, ये सब क्या हो रहा है? वो आँखें फैलाए जगह जगह बिखरे जूतों की चप्पलों से बचती अंदर आई। कुछ नहीं भाभी, बस मेरी जो फेवरेट चीज़ है ना, इन्हें पैक करके अपने ससुराल, नहीं ससुराल तो है नहीं, अपने नए कमरे में भिजवा रही हूँ। वो थोड़ा सोच के बोली, और रानी, तुम्हें अम्मी ने जिस काम का बोला था वो क्या? उजाला की बात सुनते अब रानी से मुखातिब हुई, भाभी इसने तो मुझे काम और बातों में लगा लिया, तो मुझे याद ही नहीं रहा, सॉरी। इसने अपनी गलती का एतराफ़ किया। अच्छा, तुम लोग ये सारा फैलावा जल्दी से समेटो, मेहंदी वाली आती होगी उजाला को मेहंदी लगाने। हया ज़मीन पर पड़ा दुपट्टा उठा के बेड पे रखती बोली, जी भाभी। रानी, तुम जल्दी से बैग पैक करके आए। ला नहीं नहीं, अब वो मेरे लाला नहीं रहे। इसने फ़ौरन कानों को हाथ लगाया। रानी, तुम जल्दी से सामान मेरे होने वाले इनके कमरे में रख आना, फिर बाद में मैं खुद इसे सेट कर दूंगी। वो शर्माने की नाकाम एक्टिंग करती दुपट्टा दांतों में दबा गई। आहा पागल लड़की। हयात हंसती हुई सर झटकती बाहर निकल गई। शाम होते ही मेहमानों की आमदोरफ़ शुरू हो गई थी। हर तरफ मुबारकबादी का सिलसिला जारी था। मायों की निस्बत से लॉन में गेंदे के फूल से सजाया गया था। दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज तो बना था, लेकिन इस पे गोल दायरे में कुशन लगा के नीचे बैठने का इंतज़ाम किया गया था, और ये उजाला की फरमाइश पर हुआ था। आयल सफ़ेद कुर्ते पजामे पर हरी वास्लिन पहने अपने दोस्तों के साथ बैठा था, जबकि शाविर और फाम ने भी सफ़ेद ही कुर्ता पजामा पहना था, बस इनकी वास्लिन ब्लू रंग की थी। शाह हवेली के सारे लड़के खूबरू और नवाजहात में अपनी मिसाल आप लग रहे थे। अफ़ाम, जाओ लड़कियों को देखो कहाँ रह गई है, इन्हें बुला के लाओ। दादी जान ने अफ़ाम से कहा तो वो जी कहता अंदर बढ़ गया। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अफ़ाम इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर कमरे में दाखिल हो गया। उजाला को पाउडर वाली लिपस्टिक लगाई थी, जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पाई, लेकिन इसकी जगह रानी ने जवाब दिया, आप ऑलरेडी आ चुके हैं।
रानिया वहीं दरवाजे के पास बैठी सैंडल पहन रही थी। जब अफ़ाम ने इसकी आवाज़ के ताक़ुब में देखा तो उसे बिल्कुल अपने पैरों के पास बैठा देख के चौंक के पीछे हुआ। तुम नीचे क्यों बैठी हो? इसने हैरान होते पूछा। सैंडल पहन रही थी वो। आप आते हैं लड़कियों के कमरे में कैसे आना हुआ? उजाला शीशे में अपना जायज़ा लेती पूछने लगी। दादी बाहर बुला रही सबको। इसने आने की वजह बताई। अच्छा हम 10 मिनट में आते हैं। रानिया खड़ी होती बोली जब अफ़ाम जाने के लिए मुड़ा। लाला ये तो बताते जाएं कैसी लग रही हूँ मैं। उजाला ने उबरूज खाया खड़ी होती हुई पूछने लगी। अफ़ाम ने सोचने वाले अंदाज में उंगली मुंह पे रख दी। इसका जायज़ा लिया फिर थोड़ी देर बाद बोला एकदम छोटी मोटी चुड़ैल लग रही हो। वो आज भी इसे चिढ़ने से बाज नहीं आया। जी भूत की जो बहन हूँ। वो दांत पीस के कहती वापस बैठ गई तो वो भी मुस्कुराकर बाहर की तरफ बढ़ गया। अफ़ाम अभी बाहर निकलता कि कमरे में हयात के साथ अभिया को दाखिल होते देखे कदम एकदम रुक गए। हरे रंग की कमीज सलवार में बालों की चोटी किए जो पीछे कमर पर झूल रही थी। हसीन चेहरे पे लटों ने पहरा दिया हुआ था। सी आंखें आंखें काजल से सजाए वो सीधा अफ़ाम के दिल में उतर रही थी। नज़र लगाने का इरादा है कि अबिया को? हयात इसके चेहरे के आगे हाथ हिलाती शरारत से बोली तो अभी अपनी नज़र झुकाती साइड से होती ड्रेसिंग के सामने बैठी उजाला के पास चली गई। मैंने इस नज़र से देखा ही नहीं कि नज़र लग जाए। वो दिलकशी से मुस्कुराया। हाँ हाँ अच्छा जी। वो हंस दी। जी अच्छा मैं नीचे जा रहा हूँ आप लोग जल्दी से आ जाएं। वो कहता बाहर निकल गया तो हयात भी ड्रेसिंग के पास मौजूद तीनों लड़कियों की तरफ बढ़ी। माशाल्लाह उजाला तुम कितनी प्यारी लग रही हो। हयात उजाला के मेहंदी से रचे हाथों को अपने हाथों में लिए खुश दिली से तारीफ करने लगी। थैंक यू भाभी आप भी कुछ कम प्यारी नहीं लग रही हैं। उजाला ने मुस्कुरा कर कहा। मेहंदी का रंग तो बहुत अच्छा आया लगता है आयल लाला बहुत प्यार करेंगे तुमसे। हयात ने छेड़ा। प्यार तो करना ही है इतनी प्यारी बीवी जो मिलेगी। वो इतरा कर बोली अरे तुमने आयल लाला का नाम नहीं लिखवाया। हयात को जब आयल का नाम कहीं नहीं मिला तो पूछ बैठी। हमारे खानदान में निकाह से पहले लड़के का नाम नहीं लिखा जाता। रानी उजाला के पीछे इसके कंधों पे हाथ रखे खड़ी होती बताने लगी। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। हयात ने लाजमी का इजहार किया। भाभी आपने मेहंदी नहीं लगवाई कब से खामोश बैठी है बेना आखिर में अपनी चुप तोड़ी। काम ही इतना था कि मुझे टाइम नहीं मिला अब सुबह लगवाऊंगी। हयात ने मुस्कुराकर वजह बताई तो उन्होंने समझते हुए सर हिलाया। चलो नीचे चले सब इंतज़ार कर रहे होंगे। हयात ने उजाला को बाजू से पकड़ते उठाया। वो तीनों उजाला को अपने साथ लिए कमरे से निकल गई। मेहमान सारे दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे। जब इतनी देर तक वो लोग नहीं आए तो दादी ने फिर शाबिर को बैठा बुलाने शावरी ने बुलाने ही आता जब वो लोग खुद नीचे आती दिखाई दी। शाविर ने हयात को देखा और इसी वक्त हयात ने शाविर को नज़रें दो से चार हुई। हयात ने महरून रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा पहने बहुत प्यारी लग रही थी। तीखे नेक पर लाइट सा मेकअप बहुत जच रहा था। शाविर इसकी सुबह वाली हरकत से बहुत नाराज़ हुआ था और अब इसने इरादा कर लिया था कि जब तक वो नहीं बनाएगी वो इससे बात नहीं करेगा। इसलिए इसके मुस्कुराकर देखने पर वो ना चाहते हुए भी बगैर कोई तासुर दिए अपनी नज़रें फेरते हयात को परेशान कर गया। वो सुबह से हयात से सही से बात नहीं कर रहा था और उसकी नाराज़गी हयात बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। लेकिन परेशानी ये थी कि वो अभी सब मनाए कैसे। भाई कैसी लग रही हूँ मैं? उजाला शाविर के सामने रुकते मुस्कुराकर पूछने लगी। मेरी बहन हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यारी लग रही है। शाविर ने शफ़क़त से अपनी हम मोहब्बत से माथा चूमा। भाभी से भी अच्छी। वो शरारत से आंखें मटकाती बोली। आपकी भाभी का एक अलग मुकाम है और आपका एक अलग। आप दोनों हमेशा हर रूप में मुझे अच्छी लगती हैं। शाविर ने इसके गिर्द अपना घेरा बनाया तो हयात मुस्कुरा दी। यानी भाई हम आपके कुछ नहीं लगते। तानिया मुंह बना के बोली जबकि साथ खड़ी अभी मुस्कुरा रही थी बस। वो बेचारी करती भी क्या अपने दर्द को छुपाने के लिए हर वक्त मस्नूई मुस्कुराहट लबों पर सजा के रखी हुई थी। अरे ऐसी बात नहीं आप लोग भी मुझे जाला की तरह ही अजीज हो। इसने इन दोनों को भी अपने बाजू के घेरे में लिया। हयात इन बहन भाइयों का प्यार देखकर मुस्कुराई। अचानक इसके दिल में भी हसरत जागी कि काश इसका भी कोई भाई होता जो इससे भी ऐसे ही प्यार करता। बाहर सब इंतज़ार कर रहे हो या फैमिली ड्रामा हो रहा है। अफ़ाम इन सबको घूरता कमर पे हाथ टिकाए बोला ये ड्रामा नहीं हमारा प्यार है। उजाला ने मुंह चढ़ाते हुए कहा मेरे बगैर ये ड्रामा ही है। वो चिढ़कर बोला लड़कियों कहीं से जलने की बू आ रही है। शावी ने मुस्कुराहट दबाए कहा तो वो सब खिलखिला उठी। लला अभी अफ़ाम को सदमा लगा। वो शावी से ऐसी बात की उम्मीद नहीं रखता था। हाँ हाँ अच्छा आप रोने तो नहीं लग जाना वरना सब समझेंगे कि हम तुम्हारी रुखसती कर रहे हैं। शाविन ने फिर छोड़ा। भाई ऐसे एहतजाज बुलंद किया। बस बहुत हो गया अब मेरे देवर को कोई तंग ना करे। हयात ने फ़ौरन इसकी साइड लेते इन्हें घूरा। शुक्र आपको तो मेरी कदर है। इसने तशक्कुर भरे अंदाज में कहा।
बाहर चलें, देर हो रही है। रानिया ने याद दिलाया। हाँ, मैं तो भूल गया। मैं बताने आया था कि दादी जान गुस्सा कर रही हैं कि जो भी अंदर जाता है बैठ के ही रह जाता है। अफ़ाम ने हल्के से सर पे हाथ मारते बताया। तो वो लोग जल्दी से बाहर बढ़ गए। आयल कुशन्स के बीच में बैठा फ़ोन चला रहा था जब अचानक नज़र अपने भाइयों की हमराही में आती उजाला पे पड़ी और फिर नज़रें पलटने से इनकारी थे। वो पीले सूट में बालों की फ्रंट चोटी किए जो कंधे से आगे झूल रही थी। पूरी चोटी पर फूलों की लड़ी लपटी हुई थी। नेचुरल सा मेकअप, हाथों में मेहंदी और गजरे। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि आयल को अपनी नज़रें हटाना मुश्किल लग रहा था। इसे बहुत मुश्किल से अपनी नज़रें से हटाई थी। आज पहली बार आयशा का दिल धड़का था। आज पहली बार वो इसे कज़न की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी होने वाली बीवी की निगाह से देख रहा था। उजाला, शाविर और हफ़ाम का हाथ पकड़ते स्टेज पर आए और कुशन्स के दरमियान देख गई। दोनों के दरमियान बस एक बारिश का फासला था। रस्म शुरू हुई। बारी-बारी सब रस्म करने स्टेज पर आए। उजाला चहकती हुई सबसे बातें करती खूब इंजॉय कर रही थी, जबकि आयल वफ़ के हफ़े से नज़र उजाला पर डाल रहा था। न जाने क्यों उसे ये सोच के गुस्सा भी आता कि उजाला ने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उजाला की नज़रें इससे भी तेज़ हैं। वो जब दुनिया भुलाए से देख रहा था, तभी उजाला ने अच्छे से इसका जायज़ा भी ले लिया था। लगता है काफ़ी प्यारी लग रही हूँ मैं, तभी बार-बार आपकी नज़रें मुझ पर पड़ रही हैं। वो सामने से मुँह किए उकताया हुआ बैठा था। जब उजाला की मुस्कुराती आवाज़ अपने करीब से सुनाई दी, इसने फ़ौरन चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो इसकी तरफ झुकी हुई थी, लेकिन चेहरा सामने की तरफ था। गलतफ़हमी है तुम्हारी, इसे बता के खुशफ़हमी का शिकार नहीं करना चाहता था, इसलिए गलतफ़हमी का नाम दे गया। कौन सी गलतफ़हमी? ये कि मैं प्यारी लग रही हूँ या ये कि आपकी नज़रें बार-बार मुझे देख रही हैं? वो सोचने वाले अंदाज़ में बोली, दोनों। इसने टका से जवाब दिया, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। अच्छा छोड़िए, ये बताएँ रात को आप मुझसे मिलने आएँगे या मैं चेंज कर लूँ? इसने संजीदगी से पूछा। मैं क्यों तुमसे मिलने आऊँगा? इसकी अजीब-सी बात पे वो झपने से उसे देख गया। नहीं, वो मैंने ड्रामों में देखा था कि ना दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन से मेहंदी की रात को मिलने आता है, तो इसलिए मैंने पूछा। इसकी बेतुकी सी बात तरफ से वो नफ़ी में सर हिला गया। मतलब वो जितना मैच्योर लड़की चाहता था, इतना ही इसके नसीब में अनमैच्योर लड़की आ रही थी। बताएँ ना आएँगे या नहीं? इसकी तरफ से खामोशी पाके वो फिर बोली, लड़की तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। इन ड्रामों ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। एक बार तुम मेरी दस्तक में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें एकदम सीधा कर दूँगा। वो सख्ती से बोला, देखिए मैं एकदम सीधी हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं है मुझे सीधा करने की। वो एकदम सीधी होके बैठी। इसके उल्टे जवाब पे आयल ठंडी सांस भर के रह गया। इसे लग रहा था वो इसे सीधा करे ना करे, लेकिन ये लड़की इसे ज़रूर पागल कर देगी। वैसे आप ही काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं, वो शरारत से बोली। तुमने कब देखा? आयल ने हैरत से होते हुए उसे देखा। बस यही तो हमारी ख़ासियत है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता और हम इसका एक्स-रे भी कर लेते हैं। वो चेहरा सामने की आंखें घुमाती अपनी तारीफ़ करने से पीछे नहीं रही। आयल ये तो पागल है, तुम तो समझदार हो, सबके सामने बैठे बातें करे जा रहे हो। अब चुप होके बैठना दोनों। रज़िया बेगम आती दोनों को डाँट के चली गई। इसने बाद में आयल को कुछ नहीं बोला, लेकिन उजाला ढीठ पर डाँट का भी कुछ असर नहीं हुआ। इसके बाद लोग आते गए और इन्हें दुआएँ देते गए, जिसे उन्होंने मुस्कुराकर वसूल की थी। तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची। दुल्हन को उसके कमरे में भेज दिया था। मेहमान जा चुके थे। सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए थे, क्योंकि कल एक और मसरूफ़ दिन था। हयात बड़ी ही बहू होने के नाते सारे काम समटा के घर कम आखिर में कमरे में आई थी, जबकि शाबिर अभी भी लॉन में कल के प्रोग्राम की तैयारियों के बारे में डेकोरेशन वालों को बता रहा था। वो काफ़ी देर तक इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर भारी कपड़ों में उलझन होने लगी। नींद आने लगी। जब वो काफ़ी देर तक नहीं आया तो चेंज करने चली गई। वो हयात के वॉशरूम जाने के कुछ देर बाद ही कमरे में आया था। इसने 10 मिनट इसका इंतज़ार भी किया था, लेकिन जब वो ना आई तो खुद भी दूसरे रूम में चेंज करके आके लेट गया। इसने जैसे ही हयात को वॉशरूम से निकलते देखा तो फ़ौरन आंखें बंद कर दिया। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो शावर लेकर वापस आई तो शाविर नाइट सूट पहने बेड पर आंखें बंद किए लेटा देखा। इसे लगा शायद वो सो गया है, इसलिए उठाना मुनासिब नहीं लगा। हयात को दुख हुआ, रोना भी आया। इसकी नाराज़गी इसकी जान ले रही थी। वो खामोशी से गिरे बालों को लपेटती मरे-मरे कदमों से बेड पर आकर अपनी जगह पर लेट गई। इसके लेटते ही शाबिर ने अपनी बंद आँखें खोली, इसकी तरफ देखा जो इसकी तरफ करवट लिए बैठी थी। शाबिर को बुरा तो लगा, लेकिन फिर वो हयात को एहसास भी दिलाना चाहता था कि इसके दूर होने से शाबिर को कितना बुरा लगा है। वो चाहता था कि वो इसे मनाए, लेकिन शायद इसने मौका ही नहीं दिया था। दोनों अपनी-अपनी जगह खामोशी से लेटे थे। फिर सारे दिन की थकन की वजह से न जाने कब इनकी आँख लगी, पता ही नहीं चला।
थकन की वजह से हयात की आँख देर से खुली थी। इसने मंदी-मंदी आँखों ख खोले अपने बराबर में देखा, जहाँ कोई नहीं था। मतलब शाबिर इसके इतने से पहले ही चला गया था। फिर एक नज़र क घड़ी की तरफ देखा तो आँखें पूरी खुल गईं। 12 बज गए थे और मैं इतनी देर तक सोती रही। वो एक झटके से कंबल हटाती जल्दी से खड़ी हुई, लेकिन अचानक ही सर एकदम चकराने लगा, तो बैकग्राउंड का सहारा लिए वापस बैठ गई। जब सर चकराना बंद हुआ तो आराम से उठती, कपड़े लिए फ्रेश होने चली गई। 10 मिनट बाद वो फ्रेश हुए बाहर आई। जल्दी से तैयार होते दुपट्टा सर पे लिए कमरे से निकल गई। अरे मम्मा, आप लोग कब आए? नीचे आते सोफे पे दादी जान के साथ अपनी माँ और बहन को बैठा देखकर खुशी से इनके पास आई। जब तुम सो रही थी, शमी बेगम मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ पता नहीं आज मेरी आँख क्यों नहीं खुली और शाबिर ने भी मुझे नहीं उठाया। वो वजाहत देती इनके साथ ही बैठ गई। कोई बात नहीं, थकन की वजह से हो जाता है ऐसा। दादी जान ने प्यार से कहा। मम्मा बाबा भी आए हैं? हयात ने पूछा। जी आप ही, बाबा भी साथ ही आए हैं। शाबिर भाई ने गाड़ी भेजी थी हमें लाने के लिए। कोमल चहक के बताने लगी। फजूल में शाबिर बेटे ने मज़ाहमत की, हम खुद ही आ जाते। शमीम बेगम मुस्कुराकर बोली, कमाल करती हैं बेटा। बेटा भी बोली और कह रही है जहमत की है। माँ बाप के काम आने में भला कौन सी जहमत होती है। शाबिर हॉल में दाखिल होता इनकी बात सुनता खफी से बोला। शाबिर की शिकवा भरी आवाज़ सुनते हुए लोग मुस्कुरा दिए। हयात को शाबिर की अपनायत अच्छी लगी। इसकी नज़रें मुसलसल शाबिर पर थी, लेकिन वो इसे इग्नोर करता शमीम बेगम के सामने वाले सोफा पर बैठ गया। हाँ शमीम, बच्चा ठीक कह रहा है। लगता है तुम्हें हमें अपना नहीं समझती, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। दादी जान ने भी शिकवा किया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ये बेटी का ससुराल है इसलिए। वो धीरे से बोली, मैंने तो आपको अपनी माँ मान लिया है, अब आप भी इसे अपनी बेटी का ससुराल नहीं बल्कि अपने बेटे का घर माने। शाबिर ने मुस्कुराकर कहा। जितना वो हयात की शादी से पहले डर रही थी कि न जाने लोग कैसे होंगे, शाबिर कैसा होगा, लेकिन अब इसकी इतनी अच्छी सोच ने इन्हें मुतमईन कर दिया था। इनकी बेटी को इतना अच्छा शौहर घर बार मिला, ये सोच इन्हें सुकून दे गई थी। खुश रहो बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर दुआ दी। मैं उजाला को देख कर आती हूँ, हयात कहती उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अभी वो 2 कदम ही चली थी कि एकदम चक्कर आने की वजह से लड़खड़ाकर सर थाम गई। हयात, शाविर जिसकी नज़र इस पर ही थी, इसके लड़खड़ाने पर फ़ौरन इस तक पहुँचा। क्या हुआ हयात, ठीक हो? उसका हाथ पकड़ कर लाए सोफे में बिठाता परेशानी से पूछने लगा, जबकि दादी शमी बेगम और कोमल भी परेशानी से इसके पास आई। हाँ मैं ठीक हूँ। वो भारी होते सर को सर हिलाती उठने लगी। एक बार फिर सर चकराने की वजह से वापस बैठ गई। हयात बेटा क्या हुआ है? शमी बेगम परेशानी से इसके पास आके बैठी। मैं भी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। शाविर फ़ोन निकालने लगा तो हयात ने रोक दिया। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, शायद नाश्ता नहीं किया इसलिए चक्कर आ रहे हैं, बाकी तो मैं ठीक हूँ। वो मुस्कुराकर इन सबको अपने ठीक होने का यकीन दिलाने लगी, जो इसके लिए परेशान हो रहे थे। क्या तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कम से कम अपना तो ख्याल रखना चाहिए। शाबिर एकदम गुस्से से बोला, जी जी मैं वही करने जा रही थी, फिर आप सबके साथ बातों में लग गई तो याद ही नहीं रहा। वो शाबिर के गुस्से से डरती मिनमिनाई, सांस लेना याद रहता है लेकिन ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना ज़रूरी होता है, वो याद नहीं रहता। सख्त लहजे में घूर के बोला तो वो मुंह बसोर रह गई। एक तो वो पहले ही उदास थी शाबिर की नाराज़गी से, और अब वो उसे डांट भी रहा था, जिससे उसे रोना आने लगा। चलो मेरे साथ कमरे में, मम्मा आप प्लीज़ नाश्ता कमरे में भिजवा देगा। शाबिर हयात से कहता है शमी बेगम से बोल के हयात का हाथ पकड़े सीधा ऊपर ले गया। बैठो यहाँ चुपचाप। इसे कमरे में लाकर सोफे पे बिठाता, खुद भी इससे थोड़ा दूर बैठा। सबकी फ़िक्र है लेकिन अपनी कोई फ़िक्र नहीं है। कुछ ना सही इंसान कम से कम वक्त पर खाना तो खाए। वो इससे नाराज़ था और वो इसे मना भी नहीं रही थी। इसने कल से हयात से बात नहीं की थी, जिसका गुस्सा अब निकाल रहा था। हयात जिसे पहले से ही रोना आ रहा था, अब शावे के डांटने पर आंखों में मौजूद आंसू गालों पर बह निकले। सिसकी की आवाज़ पर शावे ने इसकी तरफ देखा जो बैठी आंसू बहा रही थी। वो जल्दी से तड़प के इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो कहाँ इसकी आंखों में आंसू देख सकता था। हयात क्या हुआ? क्यों रो रही हो? उसका आंसू से तर चेहरा दोनों हाथों के पैलों में थामे बेचैनी से पूछने लगा। रो नहीं तो और क्या करूं? एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, आप मुझसे नाराज़ हैं, कल से मुझसे बात नहीं कर रहे, ऊपर से आप मुझे डांट भी रहे हैं। वो सूसू करती इसे इसकी गलती बताने लगी। अगर मैं नाराज़ था तो तुमने मुझे बनाया। उसके आंसू पोंछता इसे अपने सार में लिए मोहब्बत से शिकवा करने लगा। आपने मौका दिया, रात को भी मैं आपका कितनी देर तक इंतज़ार करती रही, लेकिन जब आप नहीं आए तो मैं चेंज करने चली गई, और जब मैं वापस आई तो आप सो गए थे और सुबह उठने से पहले भी चले गए। तो बताएं मैं कब मनाती आपको? वो जो भरी पड़ी थी इसके नरम पड़ती शुरू हो गई। सही कहा, ये तो मेरी गलती है। इसने अपनी गलती मानी। तो फिर सॉरी कौन बोलेगा? वो और फैली।
एक सेकंड, मैं क्यों सॉरी बोलूँ? नाराज़ तो मैं था, तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। वो बोलने लगा था जब ये एकदम याद आते ही वो नाराज़ था और सॉरी भी वो ही बोल रहा था, तो उसे देखते ही पूछने लगा, अभी जो आपने मुझे डाँटा, तो अब मैं नाराज़ हो गई हूँ, तो अब आप सॉरी बोलेंगे? मुस्कुराहट दबाते चालाकी से बोली, हद है, नाराज़ मैं था और अब सॉरी भी मैं ही बोल रहा हूँ। वो नफ़ी में सर हिला गया, सॉरी बोल रहे हैं या नहीं? इसने फिर पूछा। मेरे सॉरी बोलने का स्टाइल थोड़ा-सा अलग है। वो आँखों में शरारत लिए देखने लगा। मतलब? हयात ने नासमझी से पूछा। सॉरी, वो कहते इसके लबों पे झुक जा गया ताकि इसकी साँसें खुद में कैद करने लगा। हयात तो सख्ती से आँखें बंद की इस अचानक होने वाली आफ़ताब पे इसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचे इसकी बढ़ती शिद्दत बर्दाश्त कर रही थी। वो पूरे एक दिन की बेचैनी बेकरारी दूर करने के लिए इसकी सांसों को अपनी सांसों में जाए खुद को सुकून बख्श रहा था। खट खट वो मुकम्मल मदहोशी के आलम में इस पे झुका हुआ था कि अचानक दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर इससे दूर हुआ। कौन? वो गहरी सांस लेती खुद को नॉर्मल करती हयात को देखता दिलकशी से मुस्कुराकर पूछने लगा, नाश्ता लाई हूँ। बाहर से मुलाजमा की आवाज़ आने पर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए दरवाज़ा बंद करता वापस आता हयात के सामने टेबल पर रखे ट्रे रखते हुए खुद भी इसके साथ ही बैठा। चलो नाश्ता शुरू करो। उसको शिकवा करना नज़रों से देख रही थी, जैसे वो अच्छे से समझ रहा था। मुझे नहीं करना, वो मुँह बना के बोली। हया, तुम चाहती हो कि मैं फिर तुम्हें डाँटूँ और फिर तुम रो और फिर मैं तुम्हें दोबारा अपने तरीके से सॉरी बोलूँ? वो संजीदगी से बोलता से डरा गया। बहुत बुरे हैं आप, वो गुस्से से चिढ़ के कहती ट्रे अपने आके सिरकाती नाश्ता करने लगी तो शाविर भी इसे और तंग करने का इरादा तर्क करता सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाए फुर्सत से इसे नाश्ता करता देखने लगा। जो मुँह बनाए खामोशी से ट्रे पे झुकी थी। यहाँ सूरज ढलना शुरू हुआ और वहाँ हवेली रोशनियों में नहा गए। दादा के कहने पर बारात पुरानी हवेली से आने वाली थी, जिसकी वजह से सारे बर्द हज़रात पुरानी हवेली में बारात ले जाने की पूरी तैयारी किए दरवाजे पे खड़े थे। चलो बच्चों जल्दी करो। ताराजन नायल के कमरे में दाखिल हुए तो वो महरून शेरवानी पहने शीशे के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। साथ ही अफाम पस्तई रंग की कमीज शलवार पहने कंधों पे काली शॉल लिए खड़ा बाल बना रहा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे लग रहे थे। बस दादाजान चलते हैं। अफ़ाम जल्दी-जल्दी हाथ चलाता बोला। दादाजान बेड पे रखी पगड़ी उठाए आयल के सामने आए, तो वो भी मुस्कुराकर सीधा हुआ। मेरा शेर पोता। उन्होंने फ़ख्र से मुस्कुरा के इसके सर पे पगड़ी पहनाई, तो वो भी खुशी से इनके गले लग गया। मुझे तो अब पक्का यकीन हो गया कि आप लोगों ने मुझे गोद लिया था, तभी ना मेरी कोई इज़्ज़त है, ना ही कोई मुझसे प्यार करता है। अफ़ाम इन दोनों का प्यार देता मसनून मुँह बसोरे उदासी से बोला, अरे मेरा बच्चा उदास क्यों होता है? तुम दोनों तीनों पोते तो मेरा गुरूर और फ़ख्र हो मेरा। मैं तुम तीनों से एक बराबर प्यार करता हूँ, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हमने तुम्हें गोद लिया था। दादाजान ने इसे अपने साथ लगाया, पहले प्यार प्यार से बोले और फिर आखिर में इसे छेड़ने की खातिर थोड़ा उदासी से कहा, दादाजान आप भी? वो सदमे से चीखा तो आयल और दादाजान का कहकमा बुलंद हुआ। अफ़ाम और उजाला हवेली के सबसे हँसमुख और मज़ाहिया बच्चे थे। जब वो सबके साथ होते थे किसी को भी बोर नहीं होने देते थे। हर वक़्त एक शोर मचा रहता था। हाँ, हाँ, चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, बारात लेके जाना है। दादाजान हँस के कहते कमरे से निकल गए, तो वो लोग भी जल्दी-जल्दी हाथ चलाते तैयारी को आखिरी टच देने लगे। दूसरी हवेली में बारात का इस्तकबाल करने के लिए शाबिर का शान साहब और फरहाद साहब मौजूद थे, जो कुछ देर पहले ही सुरैया बेगम के साथ आए थे। वो वानिया की सोच और हरकतों से वाकिफ़ हो गए थे। पहले ही वानिया इनकी बहुत बेइज्जती करवा चुकी थी, इसलिए अब वो इसे अपने साथ नहीं लाए थे। जबकि वानिया ने पूरी कोशिश की थी कि आने की, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना करते मुलाज़िमों को इसकी निगरानी पर बिठा दिया था। हवेली में हर तरफ कहकमो और खुशी का समा था। हवेली में हर्षों चूड़ियों की कनकनाहट गूंज रही थी। उजाला अपने कमरे में डीप रेड कलर का लहंगा पहने भारी चूड़ी और ब्राइडल मेकअप के साथ तैयार बैठी बोर होती रही थी और उसे कुछ ही फासले पर रानिया वो ऑरेंज कलर के पैरों को छूती फ्रॉक पहने कमर तक आधे बालों को स्ट्रेट किए खुला छोड़े नॉर्मल से मेकअप में बैठी चूड़ियाँ पहन रही थी, जबकि अभी अभी रानिया की तरह सेम ड्रेसिंग किए हुए शीशे के सामने खड़ी अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। तुम लोग जब तक तैयार हो रही हो, मैं नीचे सबसे मिलकर आती हूँ। उजाला अपना भारी लहंगा संभालती उठी। पागल हो गई हो तुम? दुल्हन हो और दुल्हनों को यूं उठा के सब जगह घूमना जेब नहीं देता। रानिया ने इसे चौंक के देखती टोकने लगी। क्या तुम जानती तो मुझे तैयार होकर नींद आने लगती है, इसलिए बस थोड़ी देर घूम कर आ जाऊंगी। पक्का? इसे यकीन दिलाया। उजाला ऐसा नहीं हो सकता, अभिया ने शीशे से देखते समझाया।
इन लोगों के मना करने पर वो मुँह बनाती थप करके बैठी, तो वो दोनों उजाला की हरकत पर एक दूसरे को देखकर नफ़ी में सर हिला गई, जैसे कह रही हूँ इसका कुछ नहीं हो सकता। हयात पर्पल कलर का सूट ज़ेब तन किए मेहमानों को अटेंड करती। जब बारात आने का शोर उठा तो सारी लड़कियां फूलों की प्लेटें लिए बारात का इस्तकबाल करने दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। आयल को ला के स्टेज पर फूलों से सजे सोफे पर बिठाया गया। दुल्हन को बुला ले, निकाह शुरू करना है, मौलवी साहब ने कहा। जी मौलवी साहब, दुल्हन अंदर है, आ जाए। काशान साहब मौलवी साहब को लिए अंदर बढ़े तो साथ दादा जान अफाम और शाहिद भी इनके पीछे हो लिए। उजाला को ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। वहाँ सिर्फ घर के लोग ही मौजूद थे। उजाला काफ़ी एक्साइटेड हुए चेहरे पे लाल रंग के दुपट्टे का घूंघट किए बैठी थी। इसकी एक तरफ रज़िया बेगम बैठी थी, दूसरी तरफ दादी जान। मौलवी साहब कमरे में दाखिल होते बराबर वाले सोफे में बैठे और निकाह शुरू किया। उजाला शाहवल काशान शाह, आपका निकाह आहिल शाहवल यासिर शाह से बाईस हक महर 20 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको कबूल है? सॉरी मौलवी साहब, मैंने सही से सुना नहीं, प्लीज़ एक बार फिर बोलें। और हक महर की रकम थोड़ा ज़ोर से बोलेगा ताकि मुझे याद रहे। वो क्या है, बाद में रकम वसूल भी तो करनी है। अगर उन्होंने कम दे दिए तो इसलिए मुझे अच्छे से याद होना चाहिए रकम। उजाला बगैर ये सोचे कि वो इस वक्त दुल्हन बनी हुई थी, बस बोले जा रही थी और मौलवी साहब इसकी अनोखी दुल्हन को आंखें फिराए देख रहे थे, जो बगैर शर्माए बोल रही थी। सब इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए, जबकि रजिया बेगम ने सर पे हाथ मारा। उजाला मुंह बंद करके बैठो, रज़िया बेगम ने दांत पीस के कहा। अम्मी, अगर मुंह बंद करके बैठूंगी तो कबूल है, कौन बोलेगा? इसने पुरसोच अंदाज से पूछा। जब पूछा जाए सिर्फ जब ही बोलना। सब्जी, इनका दिल किया इस पागल लड़की के अभी दो थप्पड़ लगाते। मौलवी साहब, आप निकाह फिर से शुरू करें। काशान साहब बेटी की बात सुनते अपनी हंसी रोकते बोले। उजाला शाहवल काशान शाह, आपका निकाह आयल शाहवल यासिर शाह से 22 हक महर 20 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा दोहराया, कबूल है। वो चहकती हुई बोली, क्या आपको निकाह कबूल है? दूसरी बार पूछा। कबूल है। आवाज़ में खुशी साफ जाहिर थी। क्या आपको निकाह कबूल है? आखिरी बार पूछा गया। जी हाँ, कबूल है। वो पहली दुल्हन होगी जो अपने निकाह पे इमोशनल होने के बजाय खुशी खुशी चहकती हुई कबूल है बोल रही थी। मुबारक हो। मौलवी साहब उजाला के सर पे हाथ रखते बाहर निकल गए। मुबारक हो मेरा बच्चा। काशान साहब ने नम आँखों से उसे गले लगाया। वैसे तो वो बस ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में जा रही थी, लेकिन आज इनकी बेटी पराई हो गई थी। इसके बाद बारी बारी सब मर्द हजरात उजाला से मिलते इसे मुबारकबाद और दुआएं देते बाहर निकल गए। बाहर आते मौलवी साहब ने आयल से पूछा, आयल शाहवल यासिर शाह, आपका निकाह उजाला शाहवल काशान शाह से 22 हक महर 20 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की कलमात सुनते आयल की आंखों के सामने उजाला का हंसता मुस्कुराता चेहरा लहरा गया, जिससे आयल के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसने खूबसूरत मुस्कान के साथ 3 बार कबूल है कि बोल के उजाला को अपना जीवन साथी बना लिया। निकाह होते ही चारों तरफ मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद हयात और रानी उजाला को बाहर स्टेज पर लाए, जबकि अबिया पहले से अपने भाई के साथ स्टेज पर मौजूद थी। आयल के दिल ने इसकी मनमोहनी सूरत देखते एक बीट मिस की। उजाला को इसके बराबर में लाके बिठाया गया। इधर रज़िया बेगम ने उजाला को धमकी दी कि अगर स्टेज पर जाके इसकी ज़बान चली तो वहीं सबके सामने इसकी इज्जत अफजाई करेंगी। और इनकी एक धमकी का करामत भी साबित हुई थी। वो मुंह बंद किए बैठी सबको देख रही थी। क्या हुआ, बहुत खामोश खामोश लग रही हो? आयल इसकी खामोशी महसूस करता आहिस्ता आवाज़ में पूछ बैठा। एक आपकी सांस ही है जो मुझे खामोश करवा सकती है, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उजाला शाह को खामोश करवा सके। वो गर्दन अकड़ा कर बोली, मैडम, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। वो इसी अंदाज में कदरे कम आवाज़ में बोला। इसकी आवाज़ इतनी थी कि उजाला आसानी सुन सकती थी, जबकि सामने बैठा शख्स ये नहीं कह सकता था कि वो कुछ बोल भी रहा है या नहीं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हकीकत है। इसने से घूरते थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा। ये जाने बगैर के सामने रज़िया बेगम खड़ी से देख रही थी। उजाला बोला था ना खामोश रहना। रज़िया बेगम स्टेज के करीब आती सख्ती से बोली, अम्मी, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकती, मैं तो खामोश थी। अगर कुछ कहना है तो अपने दामाद को बोले, यही मुझसे बातें कर रहे थे। उजाला ने साफ गोई का मुजाहरा किया, जबकि आयल को इससे इतनी साफ गोई की उम्मीद नहीं थी। उफ उजाला, क्या करूँ मैं तुम्हारा? वो आसपास देखने लगी, कहीं किसी ने सुना तो नहीं। कुछ नहीं करें। वो ढीठ बनी कंधे उचका गई तो वो भी दांत पिसती चली गई। इनके जाने के बाद आयल ने गलती से भी इससे बात नहीं की थी। इसका क्या पता किसी सामने सबके सामने इसकी इज्जत का ही फालूदा कर दे। खाना खाने के बाद मेहमान जाना शुरू हुए तो दादा जान ने रुखसती का कहा तो काशान साहब ने इसे अपने साथ लगाए।
जबकि रज़िया बेगम की आंखें भी नम हुई। अम्मी आप रो तो ऐसे रही जैसे मैं बहुत दूर जा रही हूँ। उजाला आंखें घुमा के बोली तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। अम्मी तो शुक्र करी एक बोझ कम हुआ। अफाम कहाँ चुप रहने वाला था। इसने संजीदगी से कहा, भाई क्या मैं आप लोगों पर बोझ थी? उजाला रूनी शक्ल बनाए शाबरी से पूछने लगी। नहीं मेरी गुड़िया, आप अम्मा आप भला हमारे लिए बोझ क्यों होगी? आप तो हमारे दिल का टुकड़ा हो। ये अफ़ाम तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। क्यों अफ़ाम, बताओ बहन को। शाबी प्यार से अपने साथ लगाता अफ़ाम को घूर के बोला, उफ छोटी मोटी तुम तो सीरियस ही हो गई हो, मैं तो मजाक कर रहा था। अफ़ाम दूसरी तरफ से इसके गिर्द बाजू का घेरा बांधता प्यार से बोला तो मुस्कुरा दी। अच्छा अब टाइम बहुत हो गया, रुखसती करो। काशान साहब ने कहा, जी जी ज़रूर, लेकिन इससे पहले मैं आयल लाला से कुछ कहना चाहता हूँ। वो संजीदगी से आयल की तरफ देखते बोला, आयल लाला मैं उजाला से कितना भी लड़ लूँ, लेकिन मैं इसकी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आप इसे डांटना नहीं, ना कभी ना इसे रोने देना। अफ़ाम एक अच्छे भाई की तरह अपने भाई बहनोई को समझा रहा था। आप बेफिक्र हो जाएं साले साहब, आपकी बहन को कोई रुला नहीं सकता, लेकिन आपकी बहन अकेले ही सबको खून के आंसू रुला सकती है। आयन ने भी इसके अंदाज में कहा तो उजाला से घूर कर रह गई। अफ़ाम ये लो बहन को कुरान के साए में कमरे तक छोड़ाओ। दादी जान ने अफ़ाम को कुरान दिया। उजाला कुरान के साए में आयल का हाथ पकड़े आयल के कमरे तक आई। इसके बाद अबिया नंद होने की हैसियत से इसे कमरे में ले गई, जबकि रानिया इसे वही दरवाजे पर ही रोक लिया था।